हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। तो एक नए चैप्टर की हेडिंग डालेंगे। वैसे इसको ब्रांच के बाद मैं बोलता हूं पढ़ने के लिए, वैसे आप कभी भी पढ़ सकते हो, एक इंडिपेंडेंट चैप्टर है ही, ठीक है। बट ये ब्रांच के बाद ही पढ़े, क्योंकि कुछ बातें यहाँ पर ब्रांच की आ जाती है तो थोड़ा ब्रांच और डिपार्टमेंट एक जैसा लगता है, तो इसलिए कोई बात नहीं। आप स्टार्ट करें। चैप्टर का नाम और चैप्टर की हेडिंग डालेंगे डिपार्टमेंटल। और अगर मैं कहूं ये चैप्टर मुश्किल है या आसान है, तो मैं कहना चाहता हूं ये चैप्टर बहुत 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 आसान है दोस्तों। और ये चैप्टर और आसान हो सकता है। कैसे? देखो, आपने कॉस्टिंग पढ़ी होगी, कॉस्ट अकाउंटिंग। और आपने जब कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी होगी दोस्तों, वहां पर आपने एक तीसरा चैप्टर पढ़ा होगा, ओवरहेड। ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ा था। तो दोस्तों, जब आपने ओवरहेड कॉस्टिंग पढ़ी थी तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीखा था। तो वहां पर आपने कुछ सीखा था, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो ओवरहेड चैप्टर में जब आपने एक्सपेंसेस का एलोकेशन करा था, वही बातें यहां पढ़ेंगे। डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग, डिपार्टमेंट अकाउंट पूरा प्योरली बेस्ड है कॉस्टिंग चैप्टर के ओवरहेड चैप्टर की तरह। और यहां पर ये फुल्ली बेस्ड ऑन पीएनएल अकाउंट, मतलब यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ओवरहेड चैप्टर कॉस्टिंग का दोनों को मिला देंगे तो बन जाएगा डिपार्टमेंट। तो मतलब अगर मैं बात करूं डिपार्टमेंट अकाउंट की, तो अगर आपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चैप्टर पढ़ लिया है, पहले ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट निकालना आपने सीख लिया, प्लस आपने कॉस्टिंग के अंदर ओवरहेड चैप्टर सीख लिया, तो समझ लेना डिपार्टमेंट अकाउंटिंग आपके लिए कुछ भी नहीं है। इन दोनों को मिलाकर एक चैप्टर बना दिया डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। मतलब सीखते हैं कि क्या है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग और क्यों हम ये पढ़ रहे हैं चैप्टर। हम ये क्यों पढ़ रहे हैं चैप्टर और क्या है डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, क्या रीजन है, किस वजह से हमें ये पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे मेरी बातों को, ध्यान से सुनना, कॉन्सेप्ट लिए अच्छे से सीखना। सबसे सिंपल चैप्टर है। कॉस्टिंग में आपने ओवरहेड पढ़ ही लिया होगा, ठीक है। पीएनएल अकाउंट, अब बैलेंस शीट आपको बनाना आता ही है। तो सिंपली हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ थ्योरी बात के साथ, कुछ कॉन्सेप्टली मैं आगे बढ़ता हूं। तो सबसे पहले लिखेंगे आप दोस्तों। लिखने से पहले मैं आपको एग्जांपल देता हूं, एग्जांपल से समझाता हूं आपको कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करने की जरूरत क्या पड़ी। देखो, एक कंपनी है मान लेते हैं, और इस कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है। एक कंपनी और इस कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है। इस कंपनी के अंदर दोस्तों 4 डिपार्टमेंट। अब ये बिल्कुल भी नहीं लिखना आपको, जब मैं आपको बोलूंगा उतारने के लिए तब आप ये उतारेंगे, ठीक है। एक कंपनी है और कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है, तो मैंने इन 4 डिपार्टमेंट का नाम दिया डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी और डिपार्टमेंट डी। एक कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट है। कंपनी चाहती है हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी, हर एक डिपार्टमेंट कितनी कितनी मेहनत कर रहा है। कंपनी चाहती है कि डिपार्टमेंट ए ने कितना प्रॉफिट अर्न किया, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, हर एक डिपार्टमेंट की कंपनी चाहती है कि इसने कितना प्रॉफिट कमाया, इस डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट कमाया, इस डिपार्टमेंट का, फिर इकट्ठा सबका प्रॉफिट लेकर जनरल पीएल में एक कंपनी का ओवरऑल प्रॉफिट निकाला। कंपनी चाहती है दोस्तों कि पर डिपार्टमेंट, जो हम एक डिपार्टमेंट खोल रहे हैं, हमारी कंपनी है और इसी कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट है। जैसे कि मान लो बचपन में मैंने पढ़ा था, सेल डिपार्टमेंट होता है, परचेज डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट होता है, ऐसी समझ लो। तो एक कंपनी है, उसके अंदर 4 डिपार्टमेंट है, सेल, परचेज डिपार्टमेंट, सेल डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट है। कंपनी चाहती है कि हर एक डिपार्टमेंट पे कंट्रोल रखे, हर एक डिपार्टमेंट में कंट्रोल रखे, हर एक डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी देखे। कंपनी चाहती है कि डिपार्टमेंट 1 कितना प्रॉफिट अर्न कर रहा है या इसको कितना लॉस हो रहा है। इससे क्या होगा? इससे यह होगा कि कंपनी अपनी कॉस्ट को बता सके। क्या देखो, ध्यान सुने। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी है एक डिपार्टमेंट की, वो जानने की कोशिश करती है कंपनी। तो अगर कंपनी जानने की कोशिश करता है कि ये डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, तो एक परफॉर्मेंस कि अगर बात करूं कि अगर ये इसका डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस कैसा है, अब भाई मान लेते हैं कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट है जिसका परफॉर्मेंस अच्छा खासा नहीं है, तो कंपनी इस डिपार्टमेंट को बंद करने की कोशिश करेगी। कंपनी कहेगी भाई जब ये डिपार्टमेंट से कुछ
परफॉर्मेंस अच्छी हो ही नहीं रही, कुछ ये कमा कर दे ही नहीं रहा, तो क्या फायदा है ऐसे डिपार्टमेंट को रखना। तो कंपनी एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस जानना चाहती है, और इस परफॉर्मेंस कैसे जानेगी कि कंपनी की उस डिपार्टमेंट की प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी, उस डिपार्टमेंट का बैलेंस शीट मेंटेन करेगी, प्रॉफिटेबिलिटी देखेगी। तो यहां देखेगी, पता चलेगा कि अच्छा ये डिपार्टमेंट में इतना प्रॉफिट कमाया, इतना लगाया था पैसा, इससे इतना अर्न करने को दिया। डिपार्टमेंट बी, इसमें मान लेते डिपार्टमेंट ए में 1 लाख रुपए लगाया, इसने हमें 2 लाख रुपए कमा कर दिया, डबल दिया, तो ये हमने कहा ये तो बहुत अच्छा डिपार्टमेंट है। ऐसी डिपार्टमेंट बी को 1 लाख रुपए लगाया, इसने 0 कमा कर दिया, तो हमने कहा इसकी प्रॉफिटेबिलिटी खत्म। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें कंपनी चाहती है कि हर एक डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखें, और इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखने के लिए हमें हर एक डिपार्टमेंट के अकाउंट्स मेंटेन करने पड़ेंगे, और जब हम अकाउंट्स मेंटेन करेंगे हर एक डिपार्टमेंट के, दैट अकाउंटिंग इज नोन एज डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। इसी अकाउंटिंग को डिपार्टमेंट अकाउंटिंग कहते हैं। क्लियर या नहीं है? क्लियर है सर, ठीक है सर। तो अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो पहले आप लिखेंगे मीनिंग और फ्री उतारेंगे एग्जाम्पल ऊपर वाला। तो मीनिंग की बात करूं तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्या है, लिखना इसके अंदर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग लिखेंगे, पहले मीनिंग लिखेंगे फिर जाकर ऊपर वाला एग्जाम्पल उतारेंगे। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हेल्प टू आइडेंटिफाई Department accounting help to identifying the performance of each department, हर एक डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस निकालने के लिए हम करते हैं डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। और कैसे हम हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस निकालेंगे, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग करेंगे। तो अगर बात कर रहे हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, तो कहना डिपार्टमेंट अकाउंटिंग करने की एक वजह है कि डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है हर एक डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। हर एक डिपार्टमेंट को इधर यहां लिख देंगे ईच डिपार्टमेंट is considered to be an activity center, मतलब हर एक डिपार्टमेंट को ये कंसीडर करेंगे एक सेंटर है जहां पर कोई ना कोई काम हो रहा है, और वो क्या काम हो रहा है, जो भी काम हो रहा है उसकी परफॉर्मेंस कैसी हो रही है, एक इंडिविजुअल एक्टिविटी सेंटर ट्रीट करेंगे हर एक डिपार्टमेंट को। ये एक सेंटर हो गया, यहाँ पर एक एक्टिविटी सेंटर है, मतलब यहाँ पर एक डिपार्टमेंट इसमें काम हो रहा है, दूसरे डिपार्टमेंट में यहाँ काम हो रहा है। सर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग एक ऐसा टूल्स कह सकते हैं, इट इज अ टूल्स to help the management for decision making, to help the management for decision making। क्या मतलब? सर डिपार्टमेंट अकाउंटिंग को हम एक टूल्स भी कह सकते हैं, और ये डिसीजन मेकिंग में मैनेजमेंट की हेल्प करता है। कैसे? मैनेजमेंट को अगर जानना है कि यार ये डिपार्टमेंट अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है, इस पर और इन्वेस्ट करना चाहिए, इस पर और फोकस करना चाहिए, ये डिपार्टमेंट का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है तो इस डिपार्टमेंट को बंद कर देना चाहिए, तो हर एक डिपार्टमेंट को इंडिविजुअल परफॉर्मेंस जानने के लिए डिसीजन आ जाता है कि भाई इसको आगे बढ़ाना चाहिए, इसको और आगे देखना चाहिए, इस पर और फोकस करना चाहिए, इस पर कम फोकस करो क्योंकि इसमें अब ज्यादा वो नहीं दे रहा, ये प्रॉफिट अर्न करके नहीं दे रहा, अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है इस डिपार्टमेंट की, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं जबकि अर्निंग इतनी कम हो रही है, तो वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देखेगी, डिसीजन मेकिंग में भी हेल्प करता है ये। तो डिपार्टमेंट अकाउंटिंग हर एक इंडिविजुअल डिपार्टमेंट की परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करवाता है, इससे हेल्प करता है, इसलिए हम डिपार्टमेंट अकाउंटिंग बनाते हैं। ठीक है, और ये डिसीजन मेकिंग में भी मदद करता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? यहां पर क्लियर है। अब हमें एक्चुअली में अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में करना क्या है? हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर मैं कहूं तो हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक इंपॉर्टेंट बात जो करनी है, बिल्कुल सिंपल है, कॉन्सेप्ट कुछ है ही नहीं इसके अंदर, सिंपल है, हमें हर एक डिपार्टमेंट का इंडिविजुअल प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करना है, और ये हर एक डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकालने का मतलब क्या? परफॉर्मेंस कैसे निकालेंगे? फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और पोजीशन यहाँ मतलब कि हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में जो करना है वो मेनली क्या करना है, हमें यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, ट्रेडिंग पीएनएल, जो कि ट्रेडिंग पीएनएल जो होगा वो हर एक डिपार्टमेंट का अलग अलग होगा, पर बैलेंस शीट सभी डिपार्टमेंट की एक जैसी होगी, क्योंकि एक इंडिविजुअल बैलेंस शीट बनाएंगे कंपनी की। तो हमें क्या करना है, परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमें यहाँ पर इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ट्रेडिंग और पीएनएल को मेंटेन करना है दोस्तों, ट्रेडिंग पीएनएल को मेंटेन करना है। और हम हर एक, मान लो हमारी कंपनी के अंदर 4 डिपार्टमेंट, तो चारों डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल बनाएंगे, पर चारों के लिए अलग अलग फॉर्मेट नहीं बनाएंगे, एक ही फॉर्मेट के अंदर 4 कॉलम बना देंगे,
ऐसे को बोलते हैं कॉलमनर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। इसमें मैंने ब्रांच में सिखाया था आपको। हमें क्या मेंटेन करना पड़ेगा, यहां पर दो चीजें मेंटेन करनी है, पहला और यहां पर दूसरा। पहला हमें मेंटेन करना पड़ेगा ट्रेड कॉलमनर ट्रेडिंग पीएनएल। इसका मतलब क्या होता है कि हम एक ही फॉर्मेट बनाएंगे और एक ही फॉर्मेट में 3 डिपार्टमेंट होंगे, तो 3 कॉलम बना देंगे डेबिट के और 3 कॉलम बना देंगे क्रेडिट के, एक ही फॉर्मेट के अंदर कॉलमनर। इसको बोलते हैं कॉलमनर ट्रेडिंग पीएनएल अकाउंट, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये मेंटेन करना है। और एक बैलेंस शीट मेंटेन कर रही है, ओवरऑल बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी। बैलेंस शीट अलग अलग नहीं मेंटेन करेंगे, बैलेंस शीट कंपनी की एक ही मेंटेन करी जाएगी, उसी में सभी डिपार्टमेंट की एसेट और लायबिलिटी डाल दी जाएगी। क्योंकि कंपनी की एसेट और लायबिलिटी होती है ना दोस्तों, देखो एसेट और लायबिलिटी किसकी हुई, कंपनी की हुई ना, कंपनी की एसेट और लायबिलिटी हुई, तो दोस्तों ओवरऑल बैलेंस शीट यहां पर मेंटेन करी जाएगी, अलग अलग मेंटेन नहीं करी जाएगी। पर खर्चे सबके अलग अलग मेंटेन होंगे, इनकम सबकी अलग अलग मेंटेन होगी, जिससे पता चले भाई इस डिपार्टमेंट ने कितना प्रॉफिट अर्न करा, इस डिपार्टमेंट ने कितना करा, इस डिपार्टमेंट। तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकालने के लिए समझ में आया नहीं आया। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में हमें बनाना है ट्रेडिंग पीएनएल, और वह कॉलमनर ट्रेडिंग पीएनएल कैसे बनता है कि एक ही फॉर्मेट के अंदर 3 डिपार्टमेंट, 3 कॉलम डेबिट में 3 कॉलम क्रेडिट में, ऐसा बनेगा। और बैलेंस शीट एक ही बनानी है, इसको हम कंबाइंड बैलेंस शीट भी कह सकते हैं। ठीक है सर, यहां क्लियर हो गया। डिपार्टमेंट अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम हर एक डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल परफॉर्मेंस निकालना चाहते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, यहां पर क्लियर हो गया। मान लेते हैं दोस्तों, इसमें एक मेन जो कॉन्सेप्ट आता है सर, वो आता है, आपने अगर ओवरहेड चैप्टर पढ़ा है कॉस्टिंग के अंदर, तो वहां पर आपने डिपार्टमेंट ही सीखा था। वहां पर भी क्या सीखा था, डिपार्टमेंट में सीखा था। तो वहां पर क्या करते थे, हर एक खर्चे को इंडिविजुअल डिपार्टमेंट में एलोकेट करते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। एलोकेशन बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं, एलोकेशन बोल सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस। अगर आपने ओवरहेड चैप्टर नहीं पढ़ा कोई दिक्कत नहीं, हम वैसे समझाएंगे बेसिक नॉलेज की तरह, वैसे समझाऊंगा कि आपने पढ़ा ही नहीं। एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस, सर ये वर्ड यहां पर क्यों आता है, इसका लॉजिक क्या है, ये क्यों हम पढ़ते हैं, यहां पर रीजन क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको, पहले ही समझते हैं, फिर पढ़ेंगे कैसे वो समझते हैं। हम इसलिए पढ़ रहे हैं दोस्तों, समझे। मान लेते हैं कि दो डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट ए है, मान लो 3 डिपार्टमेंट है, एक डिपार्टमेंट बी है और एक डिपार्टमेंट सी है। 3 डिपार्टमेंट है, 3 डिपार्टमेंट है। तो मुझे बताओ इस डिपार्टमेंट ने कितने की सेल करी, ये पता होगा इस डिपार्टमेंट का। इस डिपार्टमेंट में कितने की सेल करी, ये भी पता होगा। डिपार्टमेंट बी की सेल कितनी है, डिपार्टमेंट सी की सेल कितनी है, ये भी पता होगा। ठीक है, अब सुनो, डिपार्टमेंट ए की सेल, डिपार्टमेंट ए ने कितनी सेल करी, डिपार्टमेंट बी ने कितनी सेल करी, डिपार्टमेंट सी ने कितनी सेल करी, ये तीनों इंडिविजुअली पता होगा। ये पता होगा कि डिपार्टमेंट ए ने कितना परचेज करा है, डिपार्टमेंट बी ने कितना परचेज करा है और डिपार्टमेंट सी ने कितना परचेज करा है। ठीक है, यह पता होगा। अब मान लेते हैं कि एक कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ध्यान समझना, मैंने क्या कहा, कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है। अब भाई अलग अलग कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल है, तो कंपनी का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है, अब ये इलेक्ट्रिसिटी एज अ कंपनी आया, भाई कंपनी का एक जनरेटर बहुत बड़ा मीटर लगा हुआ, बहुत बड़ा हाई वोल्ट का मीटर लगा है, और एक ही कंपनी के मीटर से सभी डिपार्टमेंट को इलेक्ट्रिसिटी जा रही है। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी का इलेक्ट्रिसिटी बिल आए तो क्या मैं बता सकता हूं कि कितना बिल ए डिपार्टमेंट का है, कितना बिल बी डिपार्टमेंट का है और कितना बिल सी डिपार्टमेंट का है, ये तो नहीं बता सकता। इसके लिए ये निकालने के लिए कि पता करने के लिए कि कितना इलेक्ट्रिसिटी, अगर कंपनी का 1 लाख रुपए का बिल आता है तो उसमें कितना पार्ट ए ने यूज करा, कितना पार्ट बी का है उस बिल में और कितना पार्ट सी का है, ये कैसे पता लगाऊंगा दोस्तों। इंडिविजुअल सेल तो सबकी होगी, इंडिविजुअल परचेज सबकी हो सकती है, पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो कंपनी के होल होते हैं, कंपनी के टोटल खर्चे होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, फैक्ट्री का रेंट हो गया, क्या हो गया दोस्तों, इलेक्ट्रिसिटी बिल बोल लो, आप बोल सकते हो फैक्ट्री रेंट। अब एक ही फैक्ट्री के अंदर तीनों डिपार्टमेंट है, तो फैक्ट्री का रेंट जो है दोस्तों, अब मुझे बताओ फैक्ट्री का रेंट क्या है। मान लेते फैक्ट्री का रेंट 2 लाख रुपए है, मान लो फैक्ट्री का रेंट 3 लाख रुपए है, तो क्या 1-1 लाख बांटोगे, नहीं। क्या पता डिपार्टमेंट बी फैक्ट्री के रेंट में, जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, तो फैक्ट्री की जो जगह है, फैक्ट्री की जगह है, मान लो ये फैक्ट्री की एरिया है, फैक्ट्री एरिया है, ये फैक्ट्री एरिया। अब मान लेते हैं ये पूरी जगह डिपार्टमेंट, अब ये देखना, डिपार्टमेंट ए ने ये पूरी जगह घेर रखी है, डिपार्टमेंट बी ने ये इतना है और डिपार्टमेंट सी ने इतना है। तो अब मुझे बताओ इस पूरी जगह में से 50% जगह तो किसने घेर रखी है, ए ने, और 25% इसने, 25% इसने। तो मुझे बताओ कैसे पता चलेगा
तो यहां पर फैक्ट्री रेंट का डिस्ट्रीब्यूशन क्या करा, एरिया ऑक्यूपाइड पे कर दिया कि भाई जिसने जितना इतना एरिया उसी जगह पर डिस्ट्रीब्यूट करा। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या करते हैं कि एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस क्यों करा जाता है, रीजन बिंग जो इंडिविजुअल एक्सपेंस है दोस्तों वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, वो तो डाल देंगे कि भाई डिपार्टमेंट ए की सेल इतनी है, डिपार्टमेंट बी की सेल इतनी है, डिपार्टमेंट सी की सेल इतनी है, डिपार्टमेंट ए ने परचेज इतना करा, बी ने इतना करा, सी ने इतना करा। पर कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो इंडिविजुअली ना होकर टोटल में होते हैं। अब मुझे ये निकालना है कि वो जो टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल है, वो जो फैक्ट्री का टोटल रेंट है, उसमें से डिपार्टमेंट ए का कितना है, डिपार्टमेंट बी का कितना है, डिपार्टमेंट सी का कितना है। जब मैं इंडिविजुअली खर्चे डालूंगा तभी तो मैं सभी के ट्रेडिंग पीएल में डालूंगा। भाई मैं डिपार्टमेंट ए का ट्रेडिंग पीएल बना रहा हूं तो क्या पूरा पूरा फैक्ट्री डाल दूं या उसके हिस्से का डालू, उसके हिस्से का डालो। डिपार्टमेंट बी का ट्रेडिंग पीएल बनाओगे क्या पूरा का पूरा फैक्ट्री रेंट या इलेक्ट्रिसिटी बिल डालोगे या जितना उसका हिस्सा था उतना डालोगे, उतना उससे डालेंगे सर। तो समझने की कोशिश करें कि जब टोटल खर्चे जहां पर एक्सपेंस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं दे रखा, पहले से ये नहीं बता रखा है कि इस इलेक्ट्रिसिटी बिल में से डिपार्टमेंट ए का इतना बिल है, डिपार्टमेंट बी का सी का इतना बिल है, अगर ये ना बताया जाए तो मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। और जब मैं खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन करता हूं दोस्तों, इसको कहते हैं एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। जब मैं खर्चे का टोटल खर्चे का निकालता हूं कि उस टोटल खर्चे में से इतना खर्चा डिपार्टमेंट ए का होगा इलेक्ट्रिसिटी बिल का, इतना बी पे जाएगा और इतना बर्डन सी पे जाएगा, तो मैंने क्या करा, टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया डिपार्टमेंट्स में। और जब मैं टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं डिपार्टमेंट में, तो दैट्स कॉल्ड एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। इसको हम क्या कहते हैं दोस्तों, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस कहते हैं। अब किस बेसिस पर हम ये खर्चों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो बेसिस मैं आपको लिखवाऊंगा। जैसे कि मैंने कहा, मान लेते हैं फैक्ट्री का रेंट है, तो फैक्ट्री का रेंट जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे, फैक्ट्री का रेंट जब आप अलग अलग डिपार्टमेंट डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से करना, एरिया ऑक्यूपाइड के हिसाब से करना। जिसने कॉस्टिंग में पढ़ा था उनको पता है ये बात, कॉस्टिंग में जो चीज था वही उठ के यहां पर आएगा दोस्तों। ओवरहेड चैप्टर में फैक्ट्री रेंट को एरिया ऑक्यूपाइड पे हम डिस्ट्रीब्यूट करते थे, क्योंकि जिसने जितनी जगह घेरी उस हिसाब से उसका खर्चा भी जाएगा। अब मान लो फैक्ट्री का रेंट 3 लाख रुपए है, फैक्ट्री का रेंट 3 लाख रुपए है, तो पता चल रहा है कि 50% जगह तो डिपार्टमेंट ए ने घेरी है, 25 डिपार्टमेंट बी में, तो इसी बेसिस पर बांट दो। कैसे, 50% इसको दे दो, 25% बी को दे दो और 25% सी को दे दो, तो 50। तो 3 लाख में 3 लाख का जो टोटल फैक्ट्री रेंट है उसमें से अगर मैं 50 100 200 को डिवाइड करके मल्टीप्लाई 50 करूं तो यहां पर, एक मिनट, 3 लाख रुपए फैक्ट्री का रेंट है, डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 50, तो यहां के आपके 1.5 लाख यहां पर आ जाएगा। ठीक है, 75,000 यहां आ जाएगा, 75,000 यहां आ जाएगा, तो देखो खर्चे का एलोकेशन हो गया। तो दोस्तों कभी कभी ऐसा होता है कि हम खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन हमें पहले से गिवन होता है, तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जब खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से गिवन ना हो और हमें एक टोटल खर्चा दे रखा है, तो हमें कुछ बेसिस लेकर उस खर्चे को एलोकेट करना पड़ेगा, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा और ये बताना पड़ेगा। तो इसी के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं, एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस। जहां पर खर्चे का डिस्ट्रीब्यूशन पहले से गिवन ना हो तो हम एलोकेशन करते हैं उस खर्चे को किसी एक बेसिस पर बांट देते हैं तभी सभी डिपार्टमेंट में। तो क्या आपको बात समझ में आ रही है कि हम क्यों पढ़ रहे हैं एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस। हम अगर कि सभी डिपार्टमेंट का ट्रेडिंग पीएनएल अलग अलग बना रहे हैं तो सभी डिपार्टमेंट के खर्चे भी अलग अलग होने चाहिए। कुछ खर्चे एज अ होल होते हैं, जैसे फैक्ट्री का रेंट, उस फैक्ट्री के अंदर ही डिपार्टमेंट है, तो हमें उस फैक्ट्री के रेंट को डिपार्टमेंट ए, बी और सी में कुछ बेसिस पर बांटना पड़ेगा। वो बेसिस क्या होगा दोस्तों, जैसे फैक्ट्री रेंट को एरिया के ऑक्यूपाइड, जितना एरिया डिपार्टमेंट ए, बी, सी ने ऑक्यूपाइड करा उस बेसिस पर बांट दो। तो यही हम सीख रहे हैं कि कौन कौन से खर्चे को किस बेसिस पर बांटना है। ये क्लियर हो गया, समझ में आया आपको कि क्यों कर रहे हैं, ये समझ में आया। क्योंकि कुछ खर्चे एज अ होल होते हैं, उनको हमें बांटना पड़ता है, पर किस बेसिस पर, वही बेसिस मैं आपको सिखा रहा हूं दोस्तों। तो यहां पर आप एक लाइन खींचेंगे, ये आपको बुक में नहीं दे रखा होगा, ये कॉस्टिंग में से ही होता है दोस्तों। तो यहां पर आप एक लाइन खींचना, चलो ये लाइन हो गई यहां पर। इसके बाद आपके पास यहां पर 2 लाइन यहां पर ऐसे खींच देंगे। हम क्या कर रहे हैं, एलोकेशन। अगर कुछ खर्चे का पता ना हो, हमें क्वेश्चन में ना बताया गया हो कि ये खर्चा किस पे बांटना है, तो वो हम पहले से पता चलेगा कि यहां पर हो गए एक्सपेंस और यहां हो गए बेसिस फॉर एलोकेशन। एलोकेशन करने के लिए इस बेसिस पे बांटना,
क्या क्लियर है या नहीं है? क्लियर है। तो सबसे पहले अगर आप ये चीज याद करोगे तो जिंदगी भर आपको याद नहीं होगी। आप ना लॉजिक को समझो, कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो खर्चा हुआ वो किसकी वजह से हुआ, जिसकी वजह से हुआ उस बेसिस पर बांट दो। मैं क्या बोल रहा हूं? मैं बोल रहा हूं कि मैंने कोई खर्चा बताया, कोई भी खर्चा जो हो रहा है किसी ना किसी की वजह से तो हो रहा होगा। अरे जो खर्चा हम कर रहे हैं वो किसी ना किसी वजह से तो हो रहा होगा, जो इनकम हो रही है वो किसी ना किसी वजह से तो हो रही है। जिस वजह से हो रहा है वही उसका बेसिस है। समझ में आ रहा है? जरा ध्यान देना, ध्यान देना कि मैंने कहा यहां पर जितने भी एक्सपेंस लिख रहा हूं एक एक करके, ठीक है। अब अगर ध्यान दें तो मैंने कहा परचेज एक्सपेंस होते हैं कुछ, ये मैं एक हेड बना रहा हूं परचेज एक्सपेंस का। पहला मैंने एक हेड बनाया परचेज एक्सपेंस का। कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो परचेजेस करने की वजह से निकल के आते हैं, परचेज एक्सपेंस खर्चे होते हैं। तो इसको आप बांट देना नेट परचेज के बेसिस पर, मतलब नेट परचेज के बेसिस पर बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? क्वेश्चन कराऊंगा तब आपको समझ में आएगा, अभी नहीं समझ में आएगा इतना। अभी बस आप ये सोच रहे हो कि ये खर्चे हैं और इसको नेट परचेज के बेसिस पर बांटना है। ये आपको याद बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, याद बिल्कुल करने की, इसको समझना है दोस्तों। अगर आप रटोगे तो भूल जाओगे। समझने की कोशिश करें कि कुछ खर्चे होते हैं उस किस वजह से वो खर्चे हुए, जिस वजह से हो उस बेसिस पर बांट दो, ठीक है। चलो जैसे कि मैंने कहा फ्रेट, फ्रेट मतलब किराया, किराया, और किराया हो गया फ्रेट। कैरीज इनवर्ड, ये भी किराया है, कैरीज इनवर्ड, कॉमा आपके पास ड्यूटी हो गया, ड्यूटी हो गया ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई, ऑक्ट्राई होता है टैक्स, ऑक्ट्राई किसे बोलते हैं? टैक्स कहते हैं, ऑक्ट्राई। और आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड, और आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड, और आपके पास डिस्काउंट रिसीव्ड। भाई आप सुनो, फ्रेट कैरीज इनवर्ड ये तो भाड़ा हो गया। अब हम ये कैरीज, ये किराया क्यों देंगे, भाड़ा क्यों देंगे? जब हम कोई चीज खरीद कर लाएंगे दोस्तों। तो अगर फ्रेट आपका एक्सपेंस दे रखा है और वो टोटल दे रखा है, वो सभी डिपार्टमेंट का एक प्रोडक्ट आया, सभी प्रोसेस होके जाता है। मान लो हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा, उस प्रोडक्ट को, वो प्रोडक्ट तीनों डिपार्टमेंट में यूज होगा। तो जो प्रोडक्ट खरीदने पे, जो लाने पे जो खर्चा हुआ, वो एक्सपेंस कौन कौन बियर करेगा? समझ रहे हो आप? मान लो आपका एक डिपार्टमेंट है, मेरा एक डिपार्टमेंट है। अब कंपनी ने एक प्रोडक्ट खरीदा, उसको लाने में हो गया खर्चा, उसको लाने में हो गया खर्चा, भाड़ा लगा उसको यहां पर फैक्ट्री तक पहुंचाने में। अब फैक्ट्री तक पहुंचाने में जो खर्चा हो, मान लो वो खर्चा 20,000 रुपए का हो गया। अब मुझे बताओ वो 20,000 रुपए में से आप कितना करोगे और मैं कितना करूंगा? उसमें 20,000 में आप पे कितना बर्डन जाएगा, मेरे पे कितना बचेगा? मैंने कहा ठीक है, आप ये बताओ, ध्यान समझना। मैंने 1,00,000 रुपए का माल खरीदा, ध्यान सुनना मैंने क्या बोल रहा हूं। मैं 1,00,000 रुपए का माल खरीदता हूं, 1,00,000 रुपए का माल खरीदता हूं और इसको फैक्ट्री तक पहुंचाने में मेरे 20,000 रुपए का खर्च हो जाता है। मतलब 20,000 रुपए का मेरा फ्रेट कैरिज इनवर्ड लग जाता है, फैक्ट्री में लाने तक का खर्चा। 1,00,000 का तो परचेज हुआ और 1,00,000 में परचेज में 20,000 रुपए लग गए। अब मुझे बताओ, ये 1,00,000 रुपए दोनों डिपार्टमेंट का है, मेरा भी है आपका भी है। अब 1,00,000 में से मैं लेता हूं 60% और आप लेते हो 40%। मैं लेता हूं 60% और आप लेते हो 40%। तो खर्चे को कैसे बांटे? 50-50 या 60-40? तो 60-40 समझ में आ रहे? ऑन द बेसिस ऑफ परचेज। तो जो भी आपका फ्रेट है, कैरिज इनवर्ड है, वो किस बेसिस पर बांट देना? नेट परचेज की बेसिस पर बांट देना। अगर मैंने 1,00,000 में से 70% माल मैंने रखा है तो खर्चे का भी बर्डन 70% मेरे पे जाना चाहिए। और 30% अगर परचेज का आपने रखा है तो खर्चे का भी, जिसको लाने का खर्चा हुआ, उसका भी 30% आप पे जाना चाहिए। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? नहीं कर रहे? ऐसे बांटेंगे। समझ में आ रहा है? तो कैरिज इनवर्ड हो गया, ड्यूटी हो गया, टैक्स, ऑक्ट्राइट टैक्स कहते हैं इसे, डिस्काउंट रिसीव। अरे मैं किसी को, मैं माल खरीद रहा हूं, मैंने माल खरीदा 1,00,000 रुपए का, उसने मुझे 10,000 का डिस्काउंट दिया, तो मैंने पे करा 90,000। अब उस 1,00,000 में 60% मैं रख रहा हूं, 40 आप रख रहा हूं, तो 10,000 का जो डिस्काउंट मिला वो भी तो 60-40 होगा उसका भी। समझने की कोशिश कर रहे हो आप? नहीं समझने की कोशिश कर रहे? भाई हमने 1,00,000 का माल खरीदा, ठीक है, हमें उस पर 10,000 का डिस्काउंट मिला। उस 1,00,000 के माल में 70% माल मैं रखता हूं, 30% माल आप रखते हो, तो 10,000 का डिस्काउंट मिला, वो उसका भी तो 70-40 होगा। आपकी 30% में आप 30% का डिस्काउंट ले लो, डिस्काउंट का टोटल इनकम का 30% आप ले लो, 70% मैं लूंगा। जो ज्यादा माल खरीदेगा उसका ज्यादा डिस्काउंट बनेगा। समझ में आ रहा है? तो कहता है फ्रेट, कैरिज इनवर्ड, ड्यूटी, ऑक्ट्राई और डिस्काउंट रिसीव, ये किस बेसिस पर बांट देना? नेट परचेज की बेसिस पर बांट देना। मैंने कितनी परचेज करी, आपने कितनी परचेज करी, डिपार्टमेंट सी ने कितनी परचेज करी, उन सभी परचेज का एक रेशियो लेना, उस रेशियो में बांट देना। क्लियर है या नहीं है? होपफुल आपको समझ में आ रहा होगा चीजें। और कैसे करेंगे वो करने का तरीका सेम मैं आपको बताऊंगा जब मैं आपको अकाउंट सिखाऊंगा। अभी मैं कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। सेल एक्सपेंस, अब कुछ खर्चे हो गए। देखो सेल और परचेज सभी इंडिविजुअल दे रखे होंगे डिपार्टमेंट के। डिपार्टमेंट ए ने कितनी सेल करी, बी ने कितनी करी, सभी के सेल और परचेज इंडिविजुअल दे रखे होंगे। तो सेल एक्सपेंस कौन कौन से हो सकते हैं? तो मैं सभी लिख रहा हूं। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस, ठीक है, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हो गया। और आपके पास कौन कौन सा हो गया?
कैरीज आउटवर्ड, सर इनवर्ड होता है लाने का, आउटवर्ड होता है भेजने का। आप ये बात समझे, आप ये बात समझे, कैरीज आउटवर्ड, मेरे को सेल कर रही है 20,000 गुड्स, मुझे बेचने 20,000 रुपए गुड्स, आपको बेचना है 50,000 गुड्स। तो अब 50 और 20 बेचने पे, कैरी बाहर भेजने में, होलसेलर या रिटेलर को भेजने पे 10,000 का खर्चा होगा। समझने की कोशिश करें कि मुझे अपने 20,000 गुड्स भेजने हैं और आपको 50,000 के गुड्स बेचने हैं, और इसको रिटेलर के पास पहुंचाने तक का 10,000 का खर्चा हुआ, तो ये भी तो इसी रेशियो में बटेगा। भाई मैं 20 ही तो परसेंट तो लूंगा इसका, और आप 50% चार्ज करोगे, मतलब 20-50 के रेशियो में खर्चा बटेगा। तो जो भेजने का खर्चा है दोस्तों, वो किसकी बेसिस पर बटेगा? नेट सेल की बेसिस पर बांट देना। तो ये खर्चे आपको नेट सेल की बेसिस पर बांटने हैं। तो आप समझने की कोशिश करें कि ये खर्चे होने की वजह क्या है, उस बेसिस पर बांटो। जैसे कि आपके कैरीज आउटवर्ड हो गया, डिस्काउंट अलाउ हो सकता है। डिस्काउंट अलाउ कब देते हैं? जब हम माल बेचते हैं तब डिस्काउंट देते हैं दोस्तों। डिस्काउंट अलाउ हो गया। बैड डेप हो सकता है, बैड डेप का ऐसा होल दे रखा होगा, उसको नेट सेल के बेसिस पे बांट दो सर आपके पास। सेल्स कमीशन, अगर आपने सेल करने के लिए कोई कमीशन पे करा है तो वो भी नेट सेल के बेसिस पे बांट देना। सेल मैनेजर सैलरी, सेल मैनेजर सैलरी होगी, उस नेट सेल के बेसिस पे बांटोगे क्योंकि सेल मैनेजर की सैलरी है। अगर आपको प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर दे रखा होगा तब भी नेट सेल के बेसिस पे बांट देना। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, भाई डेटर कब क्रिएट होता है मुझे बताओ? जब मैं माल बेचता हूं तो उस पर रिलेटेड प्रोविजन भी आप नेट सेल के बेसिस पे बांट देना। नेट सेल का मतलब क्या होता है? सेल माइनस सेल रिटर्न, पहले माइनस कर लेना, जो आएगा उसके बेसिस पे बांटना। क्लियर है नहीं है? तो परचेज से रिलेटेड खर्चे नेट परचेज के बेसिस पे बांटना, और सेल से रिलेटेड खर्चे नेट सेल के बेसिस पे। मैंने कितनी सेल करी उन सभी का रेशियो निकालना, उस खर्चे को उस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना। सर कैसे करेंगे? उसके लिए थोड़ा इंतजार करें, क्वेश्चन कराऊंगा, आपको क्लियरली समझ में आएगा। आज की क्लास में कराऊंगा एक क्वेश्चन भी। थर्ड, कुछ खर्चे फिक्स्ड एक्सपेंस। तो फिक्स्ड एक्सपेंस, कुछ खर्चे होते हैं फिक्स्ड एक्सपेंस। कैसे? जैसे कि फैक्ट्री का रेंट फिक्स्ड होता है हमेशा, जैसे कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट रेट टैक्सेस, ऐसे नाम सुना था, रेंट रेट टैक्सेस। ये हो गया आपके पास एक्सपेंस ऑन, एक्सपेंस ऑन लैंड एंड बिल्डिंग। आपने कोई लैंड एंड बिल्डिंग खरीदी, और अब मैंने कहा भाई मैंने एक लैंड खरीदी, तो उस लैंड में डिपार्टमेंट ए का 50% हिस्सा होगा, डिपार्टमेंट बी उसमें ए 25 में काम करेगी, डिपार्टमेंट सी। तो ऐसे खर्चों को किस पे बांट देना? एरिया ऑक्यूपाइड पे बांट देना। ऐसे खर्चों को किस में बांट देना? एरिया ऑक्यूपाइड। जो जितना एरिया ऑक्यूपाइड करेगा उसके बेसिस पर बांट देना। ऐसे खर्चे को एरिया ऑक्यूपाइड के बेसिस। मैंने लैंड खरीदी, अब इसमें से जो लैंड आपने खरीदी है, जो बिल्डिंग आपने खरीदी है, इसमें से पहले 2 फ्लोर पे डिपार्टमेंट ए काम कर रही है, 4 फ्लोर है एक बिल्डिंग के अंदर, पहले 2 फ्लोर पे डिपार्टमेंट ए काम कर रही है, और एक एक फ्लोर पे डिपार्टमेंट बी काम कर रहा है और सी काम कर रहा है। तो जितना भी बिल्डिंग का खर्चा हुआ उसको डिपार्टमेंट ए, 2 फ्लोर का खर्चा डिपार्टमेंट ए पे जाना चाहिए, और एक एक फ्लोर का खर्चा डिपार्टमेंट बी और सी पे जाना चाहिए, उस हिसाब से बांटेंगे। ठीक है? अब ये समझो किस हिसाब से बांटना है, बस और कुछ मत समझो इसमें। बस जिस तरीके से बांटने का जो तरीका होगा मैं आपको बताऊंगा। बांटना क्यों समझ में आ गया ना? क्योंकि मुझे इंडिविजुअल खर्चे जानना है, तभी मैं इंडिविजुअल नेट प्रॉफिट निकाल पाऊंगा। क्लियर? अब कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो एक्सपेंस ऑन मशीनरी, एक्सपेंस ऑन मशीनरी के बेसिस पर कुछ खर्चे होते हैं, एक्सपेंस ऑन मशीनरी। कुछ खर्चे होते हैं जो मशीनरी के बेसिस पर होते हैं दोस्तों। मशीनरी के बेसिस पर कौन कौन से? जैसे कि आपने डेप्रिसिएशन लगाया, अब डेप्रिसिएशन आपको टोटल में दे रखा है, तो आप उस पर किस तरीके से बांटेंगे? ये सभी चीज मैं कहां से लेकर आया हूं सर? ये सभी चीज जो खर्चे हुए ये कॉस्टिंग से निकाले गए, हमारे अकाउंट्स के अंदर इसको नहीं बताया जाता, ये कॉस्टिंग में निकाले गए, कॉस्टिंग से लेकर आया हूं मैं इसको। डेप्रिसिएशन हो गया। इंश्योरेंस अगर आपने कराया है, आपने कोई रिपेयर करा दी दोस्तों, ठीक है सर, इंश्योरेंस किस पे? इंश्योरेंस सर एसेट पे, ऑब्वियस सी बात है सर, इंश्योरेंस एसेट पे, तभी तो इसको किस बेसिस पे बांटेंगे? इसको बांटेंगे वैल्यू ऑफ मशीन के बेसिस पर। मशीन की वैल्यू कितनी है? वैल्यू ऑफ मशीन, मशीन की वैल्यू के बेसिस पर इसको बांट दिया जाएगा। ठीक है? समझ में आ गया? ओके। फिफ्थ, भाई डेप्रिसिएशन मशीन पे लगता है, एसेट मशीन हो गई, रिपेयर मशीन पे करा, तो उसको मशीन की वैल्यू के बेसिस, मशीन कितने की है अलग अलग इसमें, उस बेसिस पर उसके रेशियो पे बांट देंगे। ठीक है सर, आगे जैसे कि एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, एक्सपेंस ऑन इलेक्ट्रिसिटी, जैसे कि लाइटिंग एंड हीटिंग,
मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी अगर बिल आता है तो उस केस के अंदर आपको पता क्या करना, सबसे पहले आप देखना कि नंबर ऑफ पॉइंट्स याद आ रहा आपको, ओवरहेड चैप्टर के अंदर नंबर ऑफ पॉइंट्स, पॉइंट्स मतलब कहां कहां कितने कितने प्लग है, तो उस बेसिस पे बांटना। ठीक, तो पहले किसमें बांटा जाएगा, लाइट पॉइंट के हिसाब से। अगर लाइट पॉइंट नहीं है, लाइट पॉइंट के हिसाब से नहीं बांटेंगे तो सबसे पहले आप बांटो किसके, मीटर की रीडिंग के हिसाब से। ये होता है एक क्या होता है, एक मेन मीटर लग जाता है, उसके पास क्या होता है, सबसे अच्छी चीज है मीटर रीडिंग के हिसाब से। मीटर रीडिंग के हिसाब से क्यों, क्योंकि एक फैक्ट्री के अंदर मेन मीटर लग जाता है, फिर अलग अलग डिपार्टमेंट के सब मीटर लग जाते हैं, तो उसमें पता लग जाता है कितनी यूनिट इसमें बिल खिंचा, तो उस हिसाब से बांट लो। ये तो बहुत ही सिंपल हुआ। अगर मीटर रीडिंग नहीं रहेगी तो लाइट पॉइंट कवर कर लो, अगर लाइट पॉइंट भी कवर नहीं करना तो फिर स्पेस ऑक्यूपाइड, फिर कुछ नहीं आता तो स्पेस ऑक्यूपाइड आता है। स्पेस ऑक्यूपाइड भाई जितनी जगह घेरी उस हिसाब से भाई लाइट भी लगेगी, स्पेस ऑक्यूपाइड। भाई जगह ज्यादा होगी उसमें तो लाइट पॉइंट भी तो ज्यादा होंगे लाइट जाने के लिए, है ना। तो पहले किस पे प्रेफर करना है, पहले तो मीटर रीडिंग अगर दे रखा होगा तो उस हिसाब से बांट देना। अगर मीटर की रीडिंग नहीं दे, क्या होता है एक मेन मीटर लगता है, फिर अलग अलग फ्लोर या अलग अलग डिपार्टमेंट में सब मीटर लग जाते हैं, इससे पता चल जाता है इसने कितना यूनिट बिल किया। वो नहीं है तो लाइट पॉइंट, अगर लाइट पॉइंट हिसाब से भी दे रखा क्वेश्चन के अंदर तो स्पेस ऑक्यूपाइड पर निकाल देना लास्ट पॉइंट। ठीक है, क्योंकि हम मान के चलते हैं जितना ज्यादा जगह होगा उतना ही ज्यादा बिल आएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा लाइटिंग चाहिए होगी उसमें। ठीक है सर, समझ में आया। सिक्स्थ, अब हम बात करते हैं इंश्योरेंस एक्सपेंस। अब कुछ इंश्योरेंस एक्सपेंस होते हैं, जैसे कि इंश्योरेंस कराए स्टॉक का। अभी जब एसेट का इंश्योरेंस कराएंगे तो मशीन एसेट की वैल्यू के बेसिस पे बांट देना, जो सी एसेट का इंश्योरेंस कराए उसकी वैल्यू के हिसाब से बांट देना। अगर हम इंश्योरेंस एक्सपेंस से रिलेटेड अगर हम बात करूं किसकी, अगर आपने इंश्योरेंस कराया किसका, स्टॉक का। अगर आपने इंश्योरेंस कराया किसका दोस्तों, स्टॉक का। इंश्योरेंस और स्टॉक, स्टॉक का इंश्योरेंस कराया, अगर स्टॉक का इंश्योरेंस कराया है तो किस बेसिस पे बांटना, इसको बांट देना सर वैल्यू ऑफ स्टॉक के बेसिस पर। अच्छा, अगर मान लेते हैं बिल्डिंग का इंश्योरेंस कराया है तो किस बेसिस पर बांटना, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से, वैल्यू ऑफ बिल्डिंग के हिसाब से। तो जिस चीज का इंश्योरेंस उसके वैल्यू के हिसाब से बांट दे। अगर वैल्यू ऑफ बिल्डिंग नहीं है तो बिल्डिंग का एरिया ले लेना, एरिया ऑक्यूपाइड। ये क्वेश्चन में गिवन होगा, एरिया ऑक्यूपाइड लिख लो भाई कितना कितना। अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी उस पर इंश्योरेंस कराया, तो अगर बिल्डिंग का 50% हिस्सा मेरे पे है, 50% आप पे है, तो इंश्योरेंस का भी 50-50 होगा उस पर जो इंश्योरेंस कराएंगे। ठीक है, 50% बिल्डिंग डिपार्टमेंट ए ने रखी, 50% बिल्डिंग डिपार्टमेंट बी ने रखी, है ना। तो इंश्योरेंस अगर बिल्डिंग का करा रहे पूरी बिल्डिंग का, तो उसमें 50% का खर्चा मैं बियर करूंगा, 50% का आप पे करोगे। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर। ठीक है सर, यहां पर आपके पास हो गया। इसके बाद जैसे कि कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो इंप्लॉय से रिलेटेड, एक्सपेंस रिलेटेड टू इंप्लॉय, एक्सपेंस रिलेटेड टू इंप्लॉय, इंप्लॉय से रिलेटेड भी खर्चे होते हैं। कैसे, कौन कौन से, जैसे कि कैंटीन, जैसे कि दोस्तों कैंटीन हो गई। तो जब इंप्लॉय से रिलेटेड खर्चे होंगे उसको बोलना नंबर ऑफ इंप्लॉय के बेसिस बांटना, नंबर ऑफ इंप्लॉय कितने इंप्लॉय है उसके बेसिस पर बांटा जाएगा। और भी दोस्तों बहुत सारे, मैं कितने कितने लिखवाऊंगा, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में आता रहेगा उस हिसाब से मैं वहां भी आपको बता जाऊंगा। ये लास्ट पॉइंट लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, चलो यहाँ पर मैं जैसे कि ऑल इंप्लॉय एक्सपेंस लिख देता हूँ। ऑल इंप्लॉय एक्सपेंस, जितने भी इंप्लॉय से रिलेटेड एक्सपेंस है उसको किस बेसिस बांटेंगे, नंबर्स ऑफ इंप्लॉय के बेसिस पर बांटेंगे। भाई अगर मान लो जितने भी इंप्लॉय के एक्सपेंस है वो 2 लाख के हुए, मेरे डिपार्टमेंट में 4 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, आपके डिपार्टमेंट में 20 इंप्लॉय काम कर रहे हैं, तो आप 20 के हिसाब से लोगे, मैं 4 के हिसाब से लूंगा। सिंपल सी बात, क्लियर है या नहीं है। ठीक, तो यहां पर इसको यहां पर समाप्त करते हैं दोस्तों, और मैं आपको अब क्वेश्चन पे ले चलता हूं। बस इसमें इतना सा कॉन्सेप्ट था, धीरे धीरे 2 कॉन्सेप्ट और आएंगे, मैं उसको बाद में, सॉरी 1 कॉन्सेप्ट और बच जाएगा, उसके बाद कुछ नहीं बचेगा। यहाँ पर दो एक कॉन्सेप्ट बचेगा। यहाँ पर हमने डिपार्टमेंट के बारे में सीखा, ये डायग्राम आप मेंटेन करेंगे। डिपार्टमेंट हमें क्या बनाना है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होनी, इसमें कंबाइंड बैलेंस शीट बनेगी और कॉलमनर ट्रेडिंग पीएनएल बनेंगे। डिपार्टमेंट वाइज ट्रेडिंग पीएनएल बनेगा, डिपार्टमेंट ए का कॉलम बन जाएंगे 2 डेबिट साइड में, डिपार्टमेंट 2 डिपार्टमेंट है तो 2 कॉलम ए डेबिट साइड में, 2 कॉलम क्रेडिट साइड में। बैलेंस शीट मेंटेन होगी और एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस करना पड़ेगा। एलोकेशन या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सपेंस मतलब खर्चों को बांटना पड़ेगा। अगर इंडिविजुअल यहां दे रखे होंगे, टोटल में दे रखे होंगे, किस बेसिस पे बांटेंगे, कुछ बेसिस में आपको पहले सिखा चुका। ठीक है, अब ये बेसिस में आपको सिखा चुका, अब इस बेसिस पर एक क्वेश्चन करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से बांटना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज में जो है ना वो एलोकेशन एक्सपेंस है, बाकी ट्रेडिंग पीएनएल तो बचपन से सीखते हुए आ रहे हो। एलोकेशन एक्सपेंस, चलो आओ सर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन डिपार्टमेंट अकाउंटिंग, पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे सर, और पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है ये फर्स्ट क्वेश्चन, पढ़ेंगे ध्यान से। ठीक है, चलो कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस, नीचे दिया गया है ट्रायल बैलेंस में आपको प्रिपेयर करना है, प्रिपेयर डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल
अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31/12/2013 एंड द बैलेंस शीट और द डेट ऑफ द बुक्स ऑफ श्री एस मैटी एक्स मैटी। तो देखो मैं आपको बता रहा हूं, ट्रेडिंग पीएनएल तो अलग अलग डिपार्टमेंट का बनेगा, पर बैलेंस शीट एज एन कंपनी की होल बनेगी, इसलिए ठीक है। चलो इसमें सभी डिपार्टमेंट की बात आएगी। अब एक एक करके देखना। ओपनिंग स्टॉक आपको गिवन है दोनों डिपार्टमेंट का, परचेजेज आपको इंडिविजुअल गिवन है दोनों डिपार्टमेंट की, ठीक है। सेल आपको इंडिविजुअल गिवन है दोनों डिपार्टमेंट के। ये कॉस्टिंग के ओवरहेड चैप्टर जैसा नहीं है, ये तो और सिंपल है दोस्तों, ये और सिंपल है उससे भी। ओवरहेड में बस मैं आप कॉस्टिंग से ओवरहेड से इसलिए रिलेट कर रहा हूं क्योंकि वहां पर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस करा था, वहां थोड़ा मुश्किल है, ये और सिंपल है। देखना अभी वेजेज भी आपको अलग अलग दे रखा है दोनों डिपार्टमेंट का। रेंट आपको टोटल में दे रखा है, तो मुझे पता निकालना पड़ेगा डिपार्टमेंट ए का कितना है, डिपार्टमेंट बी का कितना। सैलरी टोटल में डिपार्टमेंट ए बी कितना है। अच्छा सैलरी किसका होता है बताओ, इंप्लॉय का, तो नंबर्स ऑफ इंप्लॉय के बेसिस से बांटेंगे इसको। ये देखो अब टोटल दे दिया, सब टोटल में दे दिया, सब टोटल में दे दिया दोस्तों। फर्नीचर एंड फिटिंग प्लांट में सब टोटल में दे दिया है। सैलरी क्रेडिट डेटर कैपिटल ड्राइंग, ये तो बैलेंस शीट की डेट दे रखी है, ये सब। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आल्सो प्रोवाइडेड, सब टोटल में है, जो टोटल में उसको हमें एलोकेट करना पड़ेगा, खर्चों को सिर्फ, एसेट को नहीं, खर्चों को सिर्फ। और मैंने आपको बताया अभी। अब हम पढ़ेंगे अगला पॉइंट, देखना ध्यान समझना। कहता है रेंट एंड लाइटिंग और हीटिंग, दो पॉइंट दे रखे तो ऊपर, रेंट और लाइटिंग और हीटिंग। देखो रेंट ये रहा और लाइटिंग और हीटिंग ये रहा, दो पॉइंट। ये दोनों जो खर्चे है रेंट का और लाइटिंग हीटिंग का जो खर्चा है, इस केस के अंदर इसमें आपको क्या करना है, कह रहा आर टू बी एलोकेटेड बिटवीन फैक्ट्री और ऑफिस। कहता जितना भी रेंट है उसको 3/2 में बांटो। 3/2 का मतलब क्या है, तीसरा हिस्सा फैक्ट्री का होगा, दूसरा हिस्सा उसका होगा ऑफिस का। इसका मतलब ये है दोस्तों कि टोटल रेंट जो दे रखा है और टोटल लाइटिंग और हीटिंग जो दे रखा है उसको दो हिस्सों में बांटा जाएगा। कुछ रेंट और हीटिंग लाइटिंग तो फैक्ट्री का रेंट और लाइटिंग हीटिंग है, और कुछ रेंट और हीटिंग ऑफिस का है। तो इसको ये बता रहा है कि फैक्ट्री का रेंट और फैक्ट्री का लाइटिंग हीटिंग कितना है और ऑफिस का रेंट और कितना है। तो 3:2 के रेशियो में बांटना, ठीक है। समझ में आया? अब मैं समझाऊंगा आपको, ठीक है। रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी, डेप्रिसिएशन। रेंट हो, लाइटिंग हो, हीटिंग हो, सैलरी हो, डेप्रिसिएशन हो, चार चीज, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी और डेप्रिसिएशन आर टू बी अपोर्शनेड। अपोर्शन का मतलब बांटना, ए और बी डिपार्टमेंट ए और बी में बांटना 2:1 के रेशियो में। यहां बोल रहा है कि रेंट और लाइटिंग हीटिंग को फैक्ट्री का रेंट और लाइटिंग हीटिंग कितना है, ऑफिस का कितना है, 3:2 में बांटना। वो है फैक्ट्री और ऑफिस का बता रहा है, डिवाइड कर रहा है कि फैक्ट्री में इतना है अमाउंट है, ऑफिस का इतना अमाउंट है। इसके बाद कह रहा है जो भी अब इतना भी फैक्ट्री का बचल गया, ऑफिस का बचल गया, उसके बाद इन सभी खर्चों को 2:1 के रेशियो में बांट देना, डिपार्टमेंट ए और बी में बांटना, ठीक है। अदर एक्सपेंस, जितनी भी अदर एक्सपेंस और इनकम होगी उसको डिपार्टमेंट ए और बी के सुटेबल बेसिस। सुटेबल बेसिस क्या है दोस्तों, अभी जो मैंने बताया आपको, यह है सुटेबल बेसिस, यह है दोस्तों सुटेबल बेसिस। सुटेबल बेसिस लिख सकते, यह है, ठीक है। द फ्लोइंग एडजस्टमेंट आर टू बी मेड एट रेंट प्रीपेड 370, कुछ प्रीपेड रेंट है। लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग आपको पता है ऐड करते हैं, प्रीपेड है माइनस करते हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन फर्नीचर पर लगाएंगे 10% पर एनम का, प्लांट एंड मशीनरी पर 10%। क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना है, बनाएंगे किस तरीके से देगा, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 1 कर रहे हैं, आज स्टार्ट कर ही दिया हमने डिपार्टमेंट का क्वेश्चन। कॉन्सेप्ट इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था, सिंपल सा है, बस आपको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक मिनट, इधर लिख देते हैं इन द बुक्स ऑफ श्री एस, क्या था ये, इन द बुक्स ऑफ श्री एस मेटी। क्या बना रहे हैं, कॉलमनर ट्रेडिंग पीएनएल, या तो कॉलमनर लिख लो या डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पीएनएल लिख लो। ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। अच्छा किस तरीके से बनेगा सर, दो कॉलम बनेंगे डेबिट साइड के, दो कॉलम बनेंगे क्रेडिट साइड के। ये हो गया 1 2 3। ठीक है, अब ध्यान देना, मैंने कहा देखो डेबिट ये है क्रेडिट,
दो डिपार्टमेंट है, अगर तीन हो तो तीन कॉलम बनते हैं, डिपार्टमेंट ए का डेबिट, डिपार्टमेंट बी का डेबिट, ऐसे डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट और डिपार्टमेंट बी का क्रेडिट। बस यही करना था आपके पास। ध्यान देंगे सर। अब सबसे पहले यहां पर क्या आता है बताओ, टू ट्रेडिंग अकाउंट बनाना आता है ना, सेम बनाना है, डिपार्टमेंट ए का ए में डाल देना, बी का बी में डाल देना। टू ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक मुझे बताओ, सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक मुझे गिवन था, डिपार्टमेंट ए का है 5400 और 3900, 5400 4900, 5400 और 3900। टू परचेजेस, ठीक है, टू परचेजेस, परचेजेस कितना है सर, डिपार्टमेंट ए का 9800 7350, 9800 7350। इसके बाद सेल कितनी है, डिपार्टमेंट ए 16900 13 बाय सेल, और अगर रिटर्न नहीं दे रखा तो ये नेट ही है, कितना सर 16900 13520, 16900 13520। और क्या क्या आता है यहाँ पर सर, वेजिस आता है, वेजिस अलग अलग दे रखे हैं सर, वेजिस आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, वेजिस आता है ना, यस सर वेजिस आता है, लो भाई, तो वेजिस आपको दे रखा है डिपार्टमेंट ए का 1340 240, ये हो गया 1340 और ये हो गया 240, जो जो दे रखे थे मैंने सब डाल दी। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक भी मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, बाय क्लोजिंग स्टॉक क्वेश्चन के बिल्कुल लास्ट में गिवन है, डिपार्टमेंट ए का 2748 2401, 2748 2401, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक मिल गया। अब देखो फैक्ट्री का जो रेंट होता है वो ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, और जो ऑफिस का रेंट है वो ऑफिस वाले पीएनएल अकाउंट में आता है, क्योंकि फैक्ट्री के रेंट को हम डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं और ऑफिस के रेंट को हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, इसलिए वहां पर बाइफरकेट करके बताया था आपको, ठीक है। अभी इसका मैं आपको वर्किंग नोट बनाकर दिखाऊंगा तो आपको क्लियर होगा। अभी यहां पर क्या आएगा सर, और यहां पर आएगा टू कैरीज इनवर्ड, कैरीज इनवर्ड, ठीक है सर, कैरीज इनवर्ड आएगा, ये हमें अलग अलग नहीं बताएगा, तो हमें एलोकेशन के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैरीज इनवर्ड के बाद यहां पर आएगा फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का रेंट आएगा सर, ऑफिस का रेंट कहां पर आएगा, ऑफिस का रेंट पीएनएल अकाउंट में आएगा। ध्यान रखना फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं हम उसको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और ट्रेडिंग अकाउंट में डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। ऐसी फैक्ट्री लाइटिंग एंड हीटिंग भी डायरेक्ट एक्सपेंस था, फैक्ट्री के लाइटिंग एंड हीटिंग भी था, फैक्ट्री का लाइटिंग एंड हीटिंग भी था दोस्तों, ठीक है। बस अब ये तीन खर्चे मुझे जानने हैं, इसके बाद मुझे टोटल करना है और टोटल करके मुझे निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट। और जितने भी खर्चे हैं वो, एक बात हमेशा ध्यान रखना, फैक्ट्री से रिलेटेड जितने भी खर्चे हैं उनको डायरेक्ट एक्सपेंस कहते हैं, और वो ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं, इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं पीएनएल। आओ दोस्तों एक वर्किंग नोट बनाते हैं, और वर्किंग नोट थोड़ा जगह देकर देखना, वर्किंग नोट कहाँ बनाना, पहले इधर थोड़ी और जगह दे देना, यहाँ तक करीब जगह दे देना। उसके बाद बैलेंस शीट की जगह छोड़ेंगे, तो बैलेंस शीट चलो वर्किंग अब हम खुद की प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, वैसे पेपर में बैलेंस शीट पहले बनाना, वर्किंग नोट बाद में। मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ वर्किंग नोट। सबसे पहले तो आप यहां लिखेंगे रेंट एंड लाइटिंग, रेंट एंड लाइटिंग, सॉरी रेंट कॉमा लाइटिंग एंड हीटिंग, लाइटिंग एंड हीटिंग एक है ना, रेंट अलग है। अब सबसे पहले क्या था, लास्ट में एक एडजस्टमेंट देखी थी दोस्तों, सबसे लास्ट में आना, लास्ट में जब आओगे तो यहां पर देखना कि रेंट प्रीपेड 370 एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आउटस्टैंडिंग 180। अच्छा मुझे बताओ नेट रेंट कितना आएगा, टोटल रेंट माइनस प्रीपेड रेंट, टोटल रेंट माइनस प्रीपेड, इसको कहां करते हैं दोस्तों बताना, इसको करते हैं हम अपने पीएनएल अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर। तो पहले अभी नहीं करेंगे, क्यों, पहले यहां पर निकालेंगे कि नेट रेंट कितना, फिर उसको बांटेंगे। हमें क्या करने जा रहे हैं दोस्तों, हम ये करने जा रहे हैं कि रेंट जो टोटल रेंट मुझे दे रखा है उसमें से पहले तो मैं एडजस्टमेंट कर देता हूं, एडजस्टमेंट करने के बाद जो मेरा नेट रेंट निकला उसको मैं बांटूंगा कि कितना परसेंट पार्ट उसमें फैक्ट्री का और कितना परसेंट पार्ट उसमें ट्रेडिंग का, उसमें पीएनएल का है, ऑफिस का। करने की कोशिश करें, देखो मैं बता रहा हूं क्या है, टोटल रेंट बता दो पहले कितना है। टोटल रेंट आपके पास है 8781 1870 टोटल रेंट है, और ये 370 रुपए आपके पास ये है आपके प्रीपेड रेंट। माइनस करते हैं, प्रीपेड रेंट क्या होता है, माइनस कर जाता है, क्योंकि इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूड और ये अगले साल का है, इसलिए हटाओ इस साल से।
समझ में आ रहा है? प्रीपेड रेंट की कैलकुलेशन पता है ना आपको? प्रीपेड रेंट अगले साल का, वो रेंट जो हमने एडवांस में पे कर दिया नेक्स्ट ईयर का, इस साल तो खर्चा नहीं था, हटा दीजिए, टोटल रेंट में 100 हो रहा है, इंक्लूड हो रहा है। 1870 माइनस 370, यह हो गया 1500 हो रहा है। अब मुझे बदल गया नेट रेंट। अब इसको पता है क्या करूंगा, इसको मैं करूंगा एलोकेट बाइफरकेट। ये जो रेंट पे नेट निकल कर आया, जो इस साल का खर्चा है, इसमें से देखूंगा कि कितना रेंट फैक्ट्री का है और कितना रेंट ऑफिस का है। तो इसमें से 1500 में से निकालूंगा फैक्ट्री रेंट। सबसे पहले क्या निकालूंगा 1500 में से फैक्ट्री रेंट कितना है, फिर निकालूंगा ऑफिस रेंट कितना है। किसमें से? इस 1500 में कितना रेंट फैक्ट्री का है और कितना रेंट ऑफिस का है। ऐसा क्यों निकाल रहा हूं? ऐसा इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि फैक्ट्री रेंट जाता है ट्रेडिंग अकाउंट में और ऑफिस रेंट जाता है पीएनएल अकाउंट के अंदर। क्योंकि फैक्ट्री रेंट हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है और ये ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, ऑफिस रेंट हमारा इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, ये पीएनएल अकाउंट में जाता है। क्लियर? चलो, तो यहां पे मैंने कहा 1500 को मैं बांटूंगा, 1500 को मैं बांटूंगा और किस में बांटना है? देखो एक लाइन लिखवाई थी ऊपर, रेंट एंड लाइटिंग एंड हीटिंग आर टू बी एलोकेट बिटवीन फैक्ट्री एंड ऑफिस। रेंट और लाइटिंग और हीटिंग को अगर आप एलोकेट करोगे तो पहले इस तरीके से एलोकेट करना कि इस रेंट और लाइटिंग और हीटिंग में कितना परसेंट पार्ट फैक्ट्री और कितना आपके पास ऑफिस का है। तो कह रहा है 3:2 के रेशियो में बांटो। 3:2 का मतलब कि 3/5। 3:2 का मतलब पता है ना, 3:2 कैसे निकालते हैं? 3 पार्ट क्या हो गया फैक्ट्री का और 2 पार्ट क्या हो गया ऑफिस का। ठीक है, क्योंकि आगे क्या दे रखा था, डिपेंड करता है कि आगे वाला कौन सा है, यहां से डिपेंड करता है। इधर आगे वाला अगर फैक्ट्री है पीछे ऑफिस है तो ये में भी 3 और 2 में भी आगे फैक्ट्री पीछे ऑफिस होगा। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे 3:2? तो 3:2 को दोनों को ऐड कर देंगे, नीचे लिख देंगे 5 और 3। इतना तो मैं समझ की कोशिश करता हूं कि आपको आता है। 1500 डिवाइड बाई 5, 300, 3 3 9, ये हो गया 900 रुपए और यहाँ आ गया 2/5। 1500 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाय 2, ये आ गया 600 रुपए। चलो जी, क्लियर हो गया कि जो 1500, पहले तो मैंने टोटल रेंट का नेट रेंट निकाला। इससे क्या निकाला? क्योंकि जो एडजस्टमेंट थी वो कर दी, करने के बाद जो रेंट आया वो टोटल है। इसमें ये पता लगाना है कि कितना परसेंट ये रेंट फैक्ट्री का और कितना परसेंट ऑफिस का। 3:2 का रेशियो लगाया क्योंकि निकालने के लिए आपको पता लगाना पड़ेगा 3:2। सेम एज इट इज रेंट का हो गया। अब नेट लाइटिंग एंड हीटिंग निकाले। ये तो पहला पॉइंट था रेंट का, अब नेट लाइटिंग एंड हीटिंग निकाले। नेट लाइटिंग एंड हीटिंग कैसे निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे दोस्तों, टोटल लाइटिंग एंड हीटिंग में से आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं? ऐड करते हैं। आउटस्टैंडिंग वाला पार्ट क्या करते हैं? ऐड। वो खर्चा जो पे करना था पर किया नहीं, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, इसलिए ऐड कर दें क्योंकि खर्चा इस साल का है। वो खर्चा जो पे करना था पर किया नहीं और वो इस टोटल में इंक्लूड नहीं है, इसलिए इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि वो खर्चा इस साल का है, तो इसलिए इस साल के पीएनएल अकाउंट में आना चाहिए, यह साल के ट्रेडिंग में आना चाहिए। तो टोटल लाइटिंग एंड हीटिंग कितना दे रखा है मुझे? टोटल में टोटल लाइटिंग एंड हीटिंग दे रखा है 420 रुपए। ठीक है, और आउटस्टैंडिंग कितना है? आउटस्टैंडिंग मुझे ध्यान तक है वो 180 रुपए दिख रहा था। आउटस्टैंडिंग 180 रुपए। देखो आउटस्टैंडिंग प्रीपेड होता तो माइनस, आउटस्टैंडिंग होता तो ऐड। अब मुझे निकल गया नेट कि टोटल एक्सपेंस ऑफ लाइटिंग एंड हीटिंग पेबल, कितना खर्चा पे करना है। अब इसमें से मैं निकालूंगा कि फैक्ट्री का लाइटिंग एंड हीटिंग कितना है, फैक्ट्री का लाइटिंग एंड हीटिंग कितना है और ऑफिस का लाइटिंग एंड हीटिंग कितना है। तभी तो दोस्तों ये डाल लूंगा। अगर आपने नहीं निकाला ना ये, तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट गलत आ जाएगा। क्यों? क्योंकि फैक्ट्री वाला पार्ट ट्रेडिंग में जाता है और ऑफिस वाला पार्ट इसमें आता है पीएनएल में। 600 का 3/5 3:2 में बांटना है, उसने कह दी थी। रेंट को भी और लाइटिंग एंड हीटिंग को भी एलोकेट करने के लिए फैक्ट्री ऑफिस में 3:2 का रेशियो यूज करें। और 600 का 2/5 तो 6 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2, ये हो गया 240। सॉरी, ये हो गया 240 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये हो गया 360। अब ये मुझे क्लियर हो गया दोस्तों कि कितना परसेंट पार्ट यहां पर फैक्ट्री का लाइटिंग है। अब ये कहां जाएगा? ये जाएगा ट्रेडिंग में और ये जाएगा पीएनएल में। ये जाएगा ट्रेडिंग में, ये जाएगा पीएनएल। अब मेरी बात सुनना, मैं फैक्ट्री रेंट को ट्रेडिंग में डालूंगा। ठीक है, देखना, मैं फैक्ट्री रेंट को ट्रेडिंग में डालूंगा 900 रुपए पर। कैसे डालूं? डिपार्टमेंट ए में कितना 900 का और डिपार्टमेंट बी का कितना। अभी तो मैंने ये निकाला है कि टोटल रेंट में फैक्ट्री रेंट कितना है। फैक्ट्री रेंट आया 900 रुपए। अब 900 यहां डालू या डिपार्टमेंट बी में डाल दू? 900 का खर्चा डिपार्टमेंट ए में ट्रांसफर कर दूं
बर्डन डालू डिपार्टमेंट ए में और 900 का खर्चा या फिर डिपार्टमेंट बी में डाल दूं, या दोनों का आधा आधा कर दूं? नहीं सर, इसके लिए कहा था इसको भी एलोकेट करो। जो 900 रुपए का फैक्ट्री रेंट आया ना, वो डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा, डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा, इसके लिए आपको एक स्टेटमेंट मेंटेन करनी पड़ेगी दोस्तों। आओ वर्किंग नोट नंबर 2 में आओ। मैं वर्किंग नोट ज्यादा इसलिए बना रहा हूं, आप इसको कैलकुलेटर में भी कर सकते हैं। मैं वर्किंग नोट ज्यादा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि बाद में आप जब रिवीजन करें तो आपको ध्यान में रहे। ये वर्किंग नोट नंबर 2 जो है हमेशा हर क्वेश्चन में बनाना है आपको। इसको बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। इसका मतलब है कि वो खर्चों को डिपार्टमेंट वाइज बांटना, एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। एलोकेशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन। सर कैसे होगा, आपको कुछ नहीं करना, आपको 4 कॉलम मेंटेन करने हैं, पहले देखेंगे। ठीक है सर, ध्यान समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हर ही क्वेश्चन में, सभी क्वेश्चन के अंदर इसको बनाना है, स्टेटमेंट ऑफ एलोकेशन ऑफ एक्सपेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हम एक स्टेटमेंट बना रहे हैं जिसमें हम ये बता रहे हैं कि जो खर्चे हैं जिनमें भी नहीं बताया गया कि इंडिविजुअल खर्चा नहीं बताया गया डिपार्टमेंट वाइज, तो उसको हम बता रहे हैं कि कितना % खर्चा डिपार्टमेंट ए में जाएगा, कितना % खर्चा डिपार्टमेंट बी में जाएगा। ठीक, सबसे पहले आप बनाएं एक कॉलम सीरियल नंबर। ठीक है, सीरियल नंबर बनाने के बाद फिर आप एक कॉलम और बनाएं जिसको बोले पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स बनाने के बाद आप एक कॉलम और बनाएं जिसको बोलेंगे बेसिस। बेसिस के बाद आप एक कॉलम और बनाएं जिसमें डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी का होगा, बस एक कॉलम डिपार्टमेंट ए और एक कॉलम डिपार्टमेंट बी का, खर्चों को बांटने के लिए। इसी तरीके से आपको फॉर्मेट मेंटेन करना है। ये हो गया सीरियल नंबर, ये हो गया पर्टिकुलर। पर्टिकुलर का मतलब है कि इसमें आएगा क्या, कौन सा खर्चा इनकम को बांटना चाहते हो या खर्चों को। ये हो गया बेसिस, सुटेबल बेसिस जो मैंने आपको लिखवाए थे या क्वेश्चन में जो गिवन होंगे उस हिसाब से। और ये हो गया डिपार्टमेंट ए के अंदर कितना जाएगा और डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला आएगा, सबसे पहले मुझे निकालना है फैक्ट्री का रेंट किस बेसिस पे बांटना है। फैक्ट्री का रेंट किस बेसिस बैठता है, मेरे को क्वेश्चन में पहले से गिवन था। देखो अगर मैं ध्यान से सिखाऊं आपको तो ये वाली लाइन पढ़ना, लास्ट नीचे वाली लाइन जिसमें मैं हाईलाइट करूंगा। कहता है रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, एक सैलरी और डेप्रिसिएशन, 4 चीजें, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, सैलरी और डेप्रिसिएशन। इन 4 चीजों को डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में 2:1 रेशियो के 1 में बांट दो। ठीक है, तो फैक्ट्री रेंट या ऑफिस रेंट हो, रेंट वर्ड लिखा है तो रेंट या फैक्ट्री का हो या ऑफिस का हो, दोनों को 2:1 में बांटेंगे। तो फैक्ट्री रेंट, रेंट, लाइटिंग एंड हीटिंग, डेप्रिसिएशन और सैलरी था, क्या था, और सैलरी, इन चारों को किस बेसिस बांटना है, 2:1 के बेसिस पर। तो किस बेसिस बांटना है, 2:1 के बेसिस पर इसको बांट देंगे। कैसे बांटेंगे, मुझे बताओ फैक्ट्री का रेंट कितना है। फैक्ट्री का रेंट ये रहा 900 रुपए, 900 को बांटोगे 2:1 में, तो डिपार्टमेंट ए में कितना जाएगा 900:2/3 और डिपार्टमेंट बी में कितना जाएगा 900 का 1/3, 3 3 जा 9, 300 रुपए यहां जाएगा, 600 रुपए यहां जाएगा। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है सर। अच्छा, ये हो गया फैक्ट क्वेश्चन 2.2 में फैक्ट्री का लाइटिंग एंड हीटिंग, LNH लिख रहा हूं, लाइटिंग एंड हीटिंग। इसको भी किस में 2:1 में बांटना है, इसको भी 2:1 में बांटना है क्योंकि क्वेश्चन में बताया है। और ये कितना है फैक्ट्री का लाइटिंग एंड हीटिंग, फैक्ट्री का लाइटिंग है 360, फैक्ट्री का है 360, अभी ऑफिस में भी आएंगे, फैक्ट्री का 360 है। इसको भी 2:1 में, तो 2/3 हो जाएगा, 2:1 का 360 का 2/3 हो जाएगा, सॉरी 1/3 हो जाएगा, 2:1 है ना तो 1/3। क्या समझ में आ रहा है, यस सर। अभी उधर रेंट और लाइटिंग एंड हीटिंग वर्ड का यूज करा है, मतलब फैक्ट्री का रेंट हो या ऑफिस रेंट, दोनों को 2:1 में बांटना है क्योंकि वहां सिर्फ रेंट लिखा था। 360 डिवाइड बाई 3 ये आ गया 120 रुपए, और 360 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ गया 240। ये लो जी मैंने बांट दिया। अब आपको क्या करना है, 900 को जब डालना था तो कैसे डालोगे, 600 डिपार्टमेंट ए में और 300 डिपार्टमेंट बी में। लो भाई डालो, 900 फैक्ट्री रेंट को 900 को 600 यहां पर और 300 यहां पर, 240 इसका हो गया और 100 एक मिनट डिवाइड बाई 3, अरे यार देखना पड़ेगा, 120 है, 120 120, 240 और 120, 120। लो जी ऐसे डिवाइड करना है। क्लियर है या नहीं है, क्लियर है, समझ में आ गया। अब एक कैरेज इनवर्ड बचा,
तो कैरिज इनवर्ट के बेसिस पे कुछ दे रखा था, कैरिज इनवर्ट किस पे बांटना है, नहीं दे रखा। और जब ना बताया गया क्वेश्चन के अंदर कोई रेशियो, तो हम निकालेंगे सुटेबल बेसिस, जो मैंने आपको ऊपर लिखवाए थे। बताओ कैरिज इनवर्ट का घुमाओ, अरे कॉपी घुमाने से पहले आप ये बताओ कि कैरिज इनवर्ट किस वजह से होता है, परचेज करने की वजह से। कैरिज इनवर्ट किस वजह से होता है दोस्तों, परचेज करने की वजह से होता है कैरिज इनवर्ट। तो इसको परचेज के बेसिस पे बांट दो कैरिज इनवर्ट यार, कि भाई मैं अपना सामान को, जब मैंने सामान मैंने खरीदा, उसको मैं फैक्ट्री तक का लाने का खर्चा, जो सामान मैंने परचेज करा उसको फैक्ट्री तक का लाने का खर्चा, तो ये खर्चा परचेज करने की वजह से हुआ है, तो परचेज के बेसिस पे बांटेंगे। और कैसे बांटेंगे, क्योंकि आपके पास कैलकुलेटर है, तो परचेज आपको दे रखी है, देखो परचेज दे रखी है, परचेज आपको दे रखी है 98007350, तो इसको 9800 रेशियो 7350 के बेसिस पे बांट दो। सर इसको ऐसा नहीं करे, छोटा ना बनाए, छोटा बनाने की कोई जरूरत नहीं है दोस्तों, आप समझने की कोशिश करें, आपके पास कैलकुलेटर है दोस्तों। छोटा बचपन में बनाते थे कि पहले इसको एंड तक काट दो, मतलब इसको 2:3 या 4:1 में लाओ, जिस समय सिंपल हो जाएगा। अरे कैलकुलेटर है हाथ में, सिंपल ही कर लो। परचेज की वजह से बांटना है कैसे, पहले बताओ कैरिज इनवर्ट है कितने का। कैरिज इनवर्ट आपको दिख रहा है यहां पर, ये रहा कैरिज इनवर्ट दे रखा 469 का। तो अगर मैं 469 का कैरिज इनवर्ट बांटूं तो कैसे, देखो इन दोनों का टोटल तो नीचे आता है, जो होगा 17,150 रुपए, और इस 9800। अरे यार आप मुझे बताओ, अगर 2:3 होता तो 3 और 2 5 आता और 2 ऊपर आता ना, तो वही तो कर रहा हूं। बस मैंने क्या नहीं करा, मैंने बस टोटल में ले लिया। भाई परचेज के बेस में बांटना था, परचेज है 9800 और 7350, 9800 है डिपार्टमेंट ए की, 7350 डिपार्टमेंट बी की, तो डिपार्टमेंट ए वाले को आगे, डिपार्टमेंट बी वाले को रेशियो बना दी, उसका टोटल नीचे और ऊपर डिपार्टमेंट ए का परचेज, उस बेस में बांट दो। मतलब इसका खर्चे का अगर टोटल में, तो 9800 में कितना बर्डन पड़ेगा भाई, 469 का खर्चा हुआ। ध्यान सुनना, मैं कोई लॉजिक बताता हूं। 469 का खर्चा हुआ कैरिज का, क्या खरीदने में, टोटल 17,150 की परचेज में, तो मैंने इसको डिवाइड करा, तो 900 की परचेज में कितना, यूनिटरी मेथड। अरे 469 का खर्चा हुआ, इतनी परचेज में डिवाइड कर दिया, तो एक यूनिट परचेज करने पे कितना खर्चा हुआ है पता चल जाएगा, मल्टीप्लाई पे जितना डिपार्टमेंट ए ने परचेज करा उससे मल्टीप्लाई कर दो, आ जाएगा। ठीक, ऐसा कर लो, या सिंपल बेसिस बांट दो। 469 डिवाइड बाई 17,150 मल्टीप्लाई बाय 9800, 268, इसका आंसर आया 268। ऐसे इधर क्या आएगा, 469 को कैसे बांटेंगे, 7350 डिवाइड बाई 17,150 रुपए, तो 469 मल्टीप्लाई बाई 7350 डिवाइड बाई 17,150, ये आ गया 201। लो जी बांट दिया। अब इसको भी डाल दो, 268 और 201, 268 और 201, ये आ गया 268 और 201। दोस्तों यहां हुआ मेरी कैलकुलेशन तीनों खत्म, समझ में आ गया। अब मैं यहां से निकालूंगा ग्रॉस प्रॉफिट, तो पहले टोटल करता हूं। तो डेबिट डिपार्टमेंट ए का क्रेडिट का टोटल है 16,900 प्लस 2748, कैलकुलेशन आप भी करिए, मिस्टेक हो सकती है मेरे से, 19,648, 19,648 माइनस कर देंगे, 240 माइनस 600, 268 माइनस 1340 माइनस 9800 और 5400, ये आ गया 2000। तो आपके पास इधर जो ग्रॉस प्रॉफिट आया वो 2000 आया, टू ग्रॉस प्रॉफिट। क्लियर है सर, 13,520 प्लस 2401, ये आ गया 15,921। 15,921 को माइनस करेंगे, 120 माइनस 300 माइनस 201 माइनस 240 माइनस 7350 माइनस 4900, ये आ गया 2810, या ग्रॉस प्रॉफिट 2810। ठीक है, समझ में आ गया। चलो यहां पे लिखते हैं बाय ग्रॉस प्रॉफिट, बाय ग्रॉस प्रॉफिट 2000, 2810, 2000 और 2810। इधर मैंने यहां पर करा, अब मैं यहां पर क्या डालूंगा, अब मैं यहां डालूंगा ऑफिस रेंट टू ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग, और क्या कह सकता है, टू सैलरी आ सकता है, टू डिस्काउंट अलाउ भी था और डिस्काउंट रिसीव भी था, डिस्काउंट अलाउ आ सकता है। सर रिसीव्ड कहां है, यहां पर, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब मैं परचेज करूंगा तब मुझे डिस्काउंट देगा। अलाउ कब करूंगा, जब मैं बेचूंगा। तो नेट सेल और नेट परचेज की बेसिस बांटना है इसको। आ रहा समझ में, बेसिक कॉस्टिंग में याद करते होंगे, मैंने यहां पर ट्रिक सिखा दी आपको। एडवर्टाइजमेंट
क्या पता वहां पर भी आपने ट्रिक सीखी और अच्छी से। एडवर्टाइजमेंट जो भी है लिख लेना स्पेलिंग। कैरीज आउटवर्ड भी था क्या? नहीं। और मुझे कुछ नहीं दिख रहा। एक डेप्रिसिएशन आ जाएगा बस, टू डेप्रिसिएशन। चलो इसको बाद में निकालेंगे। डिस्काउंट रिसीव्ड। सबसे पहले ऑफिस रेंट को बांटते हैं, ठीक है? वापसी आ जाओ उसी बेसिस पर। फोर्थ, ऑफिस रेंट को बांटना है। ऑफिस रेंट 2:1 में बटेगा। पांचवा, ऑफिस लाइटिंग एंड हीटिंग भी 2:1 में बटेगा, क्योंकि रेंट और लाइटिंग हीटिंग 2:1 में बट रहा है। फिर छठा, सैलरी भी 2:1 में बटेगा और डेप्रिसिएशन भी 2:1 में बटेगा। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? 2:1 में क्यों बटेगा? क्योंकि लिखा होता साफ साफ। सेवंथ, सेवंथ है कैरीज नहीं है, सारी कैरीज नहीं है, वो है डिस्काउंट अलाउ। डिस्काउंट अलाउ, भाई मैं डिस्काउंट कब दूंगा? जब मैं माल बेचूंगा, तो सेल के बेस में बांट देना इसको। ठीक है। आठवां, डिस्काउंट रिसीव्ड। डिस्काउंट रिसीव्ड कब होगा? जब मैं माल खरीदूंगा, तब अगला बंदा मुझे डिस्काउंट देगा तो मैं रिसीव करूंगा, तो परचेज के बेस में बांट देना इसको। एडवर्टाइजमेंट, एडवर्टाइजमेंट कब कराता हूं? जब मैं सेल करता हूं, तो सेल के बेस में बांट देना, दैट्स कॉल्ड सुटेबल बेसिस। नोवा, और था कुछ? डेप्रिसिएशन तो 2:1 के बेस में बटेगा, है ना? खत्म हो गया सर। अब एक एक करके डालते हैं। ऑफिस रेंट कितना है? 600, और यह 240। यह है 600 और यह है 240। तो 600 का 2/3 और 240 का 2/3। अब मैं इधर डायरेक्ट लिख दूं? चलो लिख देता हूं, 600 का 1/3 और 240 का 1/3। तो 600 का 2/3 कितना होगा? 600 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये आ गया 400। ये 400 आया तो ये 200 होगा। 240 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, 160, 80 है। 240 तो नहीं होगा ये। ठीक है, ठीक है दोस्तों। सैलरी देखना पड़ेगा। सैलरी यहां पर मुझे दे रखा है 1320, और सैलरी किस बेस में बटेगा? सैलरी भी इस 2:1 के बेस में बटेगा, 2/3, 1320 इंटू 1/3। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ बोला था, देखो यहाँ बोला है ना, 2:1 में बांटना सैलरी, डेप्रिसिएशन, लाइटिंग और हीटिंग को, और रेंट को। 1320 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय 3, ये हो गया 880। 1320 मल्टी डिवाइड बाय 3, ये हो गया 440। ठीक है। डिस्काउंट अलाउ किस बेस पे बटेगा? डिस्काउंट अलाउ सेल के बेस पे बटेगा। सेल कितनी है? 16,900, 13,520 लिख दो सर। 16,900 रेशियो 13,520। तो डिस्काउंट अलाउ कितना है पहले देखो, यह है 441। सर छोटा करने मत ले जाना, मैं आपको फिर कह रहा हूं, बहुत बड़ा हो जाएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा। 441 को जूम कर देते हैं दोस्तों, नहीं समझ में आ रहा तो ये लो। 16,900 था, सॉरी 13,520। 441 को मल्टीप्लाई करेंगे 16,900 डिवाइड बाय 13,520। 13,520 प्लस 16,900, ये आ गया 30,420। बता दो सर कितना है? 441 को बांटना है, तो 441 मल्टीप्लाई बाय, पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना, 16,900 डिवाइडेड बाय 30,420। अगर पहले आप डिवाइड कर दोगे फिर मल्टीप्लाई करोगे तो आपका पॉइंट आंसर आ जाएगा, तो वो वाली बात हो जाती है बस, और कुछ नहीं। 441 मल्टीप्लाई बाय डिवाइड में तो ये आएगा 30,420, और कितना था वो? 13,520। 13,520 अब दिख रहा है आपको? हाँ सर, अब तो बहुत अच्छे से दिख रहा है। 13,520 से पहले मल्टीप्लाई करना फिर डिवाइड करना दोस्तों, ऐसा करने से आपका पॉइंट में आंसर नहीं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है।
चलो ये हो गया। परचेज के बेसिस पे परचेज क्या थी 9800, रेशियो 7350, 7350। तो डिस्काउंट रिसीव्ड कितना था, डिस्काउंट रिसीव्ड है आपके पास 133 रुपये, 133, 9800, 17,150 था इसका आंसर। 133, 9800, 17,150, सॉरी 9800 नहीं आएगा, 7350 आएगा। मुझे नहीं लगता ये ज़्यादा मुश्किल है सर, मुझे नहीं लगता ये बिल्कुल ही मुश्किल है, बहुत सिंपल है तो। ठीक है, ये लिखे थे। अच्छा सर आंसर बताइए इसका। 133, 133 मल्टीप्लाई बाय 9800 डिवाइड बाय 17,150, ये आ गया 76। अब इसको करने की जरूरत नहीं है, 133 में से 70 से हटा दो, बाकी बचा हुआ उतना ही तो आएगा, इसको करने की जरूरत नहीं, 57 होगा इसका आंसर। वैसे निकालना वैसे निकाल लीजिए आप। एडवर्टाइजमेंट, तो सेल का रेशियो ऊपर दे रखा है, मैं लिख नहीं रहा। एडवर्टाइजमेंट कितनी दे रखी है मुझे 738, तो 738 मल्टीप्लाई बाय 30,420 ऊपर 16,900, उसका माइनस करके डाल दूंगा। 738 मल्टीप्लाई बाय 16,900 डिवाइडेड बाय 30,420, 410। अगर ये 410 है तो 410 में से 738, 410 गए तो ये बच गया 328। ठीक है, वो माइनस करके डाल दिया ना, बच्चा कुछ हो गया। लो भाई डाल दो अब सारा का सारा, डेप्रिसिएशन एक बच गया वो भी डालना है। तो सबसे पहले ऑफिस रेंट 400, 200, 160, 80, 400, 200, 160, 80। सैलरी और डिस्काउंट अलाउ, सैलरी कितना है 880, 440, 880, 440। डिस्काउंट अलाउ कितना है 245, 196, 245, 196। एडवर्टाइजमेंट कितना है 410, 328, 410, 328। डिस्काउंट रिसीव्ड 76 और 57, 76 और 57। अब डेप्रिसिएशन आ जाएगा, डेप्रिसिएशन बस उसके लिए मुझे देखना पड़ेगा डेप्रिसिएशन लग कितना रहा है। डेप्रिसिएशन ऑफ फर्नीचर एंड फिटिंग 10% पर एनम एंड प्लांट एंड मशीनरी 10% पर एनम। फर्नीचर पे लग रहा है और प्लांट पे, प्लांट एंड मशीनरी। तो जिस पे लगता है डेप्रिसिएशन उसकी वैल्यू उस पे हो जाता है, तो डेप्रिसिएशन मैं निकालने की कोशिश करता हूं। 10वां डैप ऑन फर्नीचर, तो किस बेसिस पे बढ़ेगा ये, वैल्यू ऑफ फर्नीचर के बेसिस पे बढ़ जाएगा, वैल्यू ऑफ फर्नीचर के बेसिस पर। वैल्यू ऑफ फर्नीचर के बेसिस पर बांट देंगे। और डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, तो इसको वैल्यू ऑफ मशीनरी की बेसिस बांटेंगे, वैल्यू ऑफ प्लांट एंड मशीनरी की बेसिस बांट दो भाई, यही तो जिसका डेप्रिसिएशन उसके बेसिस बांट दीजिए। मुझे पता है फर्नीचर मुझे दे रखा है दोनों का, फर्नीचर एंड फिटिंग आपके पास 600 रुपये दे रखा है। नहीं दोस्तों ये तो अरे अरे अरे, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके बेसिस पे क्यों बटेगा भाई, इसको तो दे रखा था पहले से 2:1, ध्यान से निकल गया। अरे डेप्रिसिएशन और जितना भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसका रेशियो तो पहले से गिवन था, क्योंकि यहाँ पर फिक्स एसेट तो एक ही होगी, दोनों डिपार्टमेंट की अलग अलग नहीं होगी, इसलिए डेप्रिसिएशन का हमेशा क्या दे रखा होगा, रेट और रेशियो। देखो 2:1 दे रखा था डेप्रिसिएशन का, सॉरी मेरे से गलती हो गई, 2:1 में बांटेंगे सर, डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा ना पहले। तो डेप्रिसिएशन कितना है, अब निकालने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन का यूज, फर्नीचर का यूज करना। फर्नीचर कितने का है, फर्नीचर 600 का और प्लांट एंड मशीनरी है 4200 की। 600 का 10% और 4200 का 10%, 10% ही है, 10%, 10% पर एनम, ठीक है। 600 का 10% हो गया 60 रुपए, और 4200 का 10% हो गया 420 रुपए। अब 60 इंटू 2/3
और 60 इंटू 1/3, ये हो गया डेप्रिसिएशन का बर्डन। और ये हो गया 420 पर टोटल डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का, तो 2/3 हो जाएगा इधर, और 420 का 1/3 हो जाएगा इधर। 60 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई बाय 2 40, और ये 20। 420 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पर आ गया 280 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 140। 40 20 280 140, बस खत्म हो गया दोस्तों। 40 20 40 20 240 180, 40 20 240 180, 40 20 240 180 280 140, सॉरी 280 140। चलो जी, खत्म हो गया क्वेश्चन। अब यहां पर निकालेंगे नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। 2076 टोटल कर देंगे सबसे पहले तो, डेबिट साइड का टोटल करेंगे, मुझे ये ज्यादा लग रहा है टोटल। 400 प्लस 160 प्लस 880 प्लस 245 प्लस 410 प्लस 40 प्लस 280, ये आ गया 2415। देखो ये आ गया 2415, और यहाँ पर 2076 ही है ऐसे 2076, तो ये आएगा 339 का लॉस बाय नेट लॉस हुआ डिपार्टमेंट ए को। अब पता चल गई परफॉर्मेंस कि डिपार्टमेंट ए सही से काम नहीं कर रहा, समझ में आ रहा है, इसलिए तो करते डिपार्टमेंट अकाउंटिंग। 2810 प्लस 57, ये ज्यादा है यहाँ पर 2867, 2867, यह आ गया 2 नेट प्रॉफिट। देखना 2867 में 200 माइनस, माइनस 80 माइनस 440 196 328 20 और 140, यह आ गया 1463, इतने का प्रॉफिट हुआ। तो डिपार्टमेंट भी अच्छे से काम कर रहा है, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी है, प्रॉफिट दे रहा है हमें, ठीक है। चलो ये खत्म हो गया, दोनों डिपार्टमेंट का नेट प्रॉफिट नेट लॉस आया। अब मैं बनाऊंगा बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट के लिए, बैलेंस शीट वैसे तो मेन बनानी है, पर क्योंकि मैंने यहां पर लिख दिया रफ वर्क था, ये रफ वर्क है, बैलेंस शीट मेन बनेगी। तो ये बनेगी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में एडजस्टमेंट एंट्री भी ध्यान देनी है, ठीक है। जैसे आउटस्टैंडिंग रेंट हो गया, प्रीपेड रेंट, सॉरी प्रीपेड रेंट था, और आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग था, वो वाली बात। बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या आएगा दोस्त, ये हो गया लाइबिलिटी, ये हो गया एसेट्स। ये तो आप भी बना दोगे, अब कुछ भी नहीं है। सबसे पहले आएगा कैपिटल, इसमें ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट और माइनस करेंगे नेट लॉस, ठीक है। या तो नेट करके डाल दो दोनों का, मैंने अलग अलग डाल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल मुझे क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन है, कैपिटल क्वेश्चन के अंदर पहले से गिवन है। देखो कैपिटल मुझे पहले से अंदर 9530, 9530, और माइनस करेंगे ड्राइंग, ड्राइंग भी क्वेश्चन में दिख रही है मुझे, देखो ये रही ड्राइंग्स। 900 रुपये है, 32 रुपये, 900 रुपये है दोस्तों, 900। नेट लॉस आया 339 का, माइनस कर दो, और नेट प्रॉफिट आया 1463, बहुत ऊपर जाना पड़ता है, 1463। अरे ये तो बेसिक बात है, ये तो समझ में आ रही होगी। आप कह रहे होंगे सर कुछ तो समझाया नहीं बेसिक, तो ये सब मैं आपको पीएनएल अकाउंट वाले चैप्टर में अच्छे से बता चुका। 1463 माइनस 339 माइनस 900, यह है 9754, 9754। इसके बाद क्रेडिटर होंगे, इसके बाद आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग था, आउटस्टैंडिंग लाइटिंग एंड हीटिंग क्रेडिटर कितने के, देखो ऊपर दे रखा है, ये रहे क्रेडिटर मुझे दे रखे 3737 के, 3737 के क्रेडिटर। 180 का लाइटिंग एंड हीटिंग का आउटस्टैंडिंग था, 180 का लाइटिंग एंड हीटिंग का आउटस्टैंडिंग, ठीक है। डबल इफेक्ट होंगे ना दोस्तों। अच्छा यहां पर क्या होगा, पहला आएगा फर्नीचर, इस पे लगेगा डेप्रीसिएशन। फिर आएगा प्लांट एंड मशीनरी, इस पे लगेगा डेप्रीसिएशन। मैं मान कर चलता हूं ये नॉर्मल बैलेंस शीट आपको आती है, बचपन से सीखते हुए आए हो। ये फर्नीचर आपके पास 600 की थी और 60 रुपए का डेप्रीसिएशन लगा, ये आपके पास 4200 की थी और 420 का डेप्रीसिएशन लगा। 600 माइनस 60 540, और 4200 माइनस 420, ये आ गया 3780, 420। अरे ये लॉजिक तो क्लियर हो है ना आपको, क्यों माइनस करते हैं, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर आपने ढंग से पढ़ा, फाइनल अकाउंट, वहां पर इसका यूज करा जा रहा है। ये लो भाई, इसके बाद और क्या क्या है, डेटर है, डेटर सर, डेटर मुझे दे रखे हैं तो डेटर यहां पर डाल देंगे। डेटर बैड डेट वगैरह कुछ तो नहीं है,
कुछ नहीं सर, बेड वगैरह कुछ नहीं है, डेट डाल दो, प्रीपेड रेंट डाल देना, ठीक है, कैश एट बैंक डाल दो, कैश इन हैंड डाल देना, और स्टॉक डाल देना कौन सा, डिपार्टमेंट ए का और डिपार्टमेंट बी का, बस खत्म। बैलेंस शीट तो दोस्तों इसकी इतनी सिंपल होती है, ये वो वाली बैलेंस शीट होती है जो आपने पीएल अकाउंट में सीखा होती है, और पीएल अकाउंट में तो दोस्तों आपने बहुत मुश्किल बैलेंस शीट, उसमें एडजस्टमेंट बहुत सारी होती है, इसमें 2-3 एडजस्टमेंट, और बैलेंस शीट नॉर्मल सी। भाई डेटर कितने हैं, ना तो इसमें प्रोविजन ना इसमें डाउट। अच्छा अभी तो पहला क्वेश्चन कराया ना दोस्तों, हाँ ये बात, ये तो क्वेश्चन भी तो पहले ही है। चलो देखेंगे आगे, डेटर दे रखे 1820 के, 1820 के डेटर, प्रीपेड रेंट आपके पास कितना था, 370 रुपए, ये हमारे लिए एसेट मानी जाए, वो रेंट जो हमने पे नहीं करना था फिर भी हमने एडवांस में पे कर दिया, वो हमारी एसेट मानी जाती है। कैसेट बैंक, कैसेट बैंक दे रखा 1980, 32 रुपए कैश इन हैंड, देखो रखा भी क्यों है भाई कैश इन हैंड 1980, बैंक में 1980 रुपए पड़े और हाथ में 332 रुपए पड़े हैं, चॉकलेट खा लो इसकी। डिपार्टमेंट ए और डिपार्टमेंट बी में कितना क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक आता है ना दोस्तों 27482401, 27482401, टोटल कर देना सर आप, कैंसिल मैच हो जाएगा, 2748 प्लस 2401, ये आ गया 5149, टोटल कर देंगे 5149 प्लस 32 प्लस 1980 प्लस 370 1820 3780, और एक और है 540, 13,671 रुपये आ रहा है, इसका भी टोटल कर लेते 13,671, इसका भी टोटल कर लो जल्दी से, 9754 3737 प्लस 180, 13,671, देखो मैच करके बैलेंस शीट, इसका मतलब इस बार कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हुई। चलो तो यहां पर आज की क्लास को मैं समाप्त करूंगा। अब आप आगे के क्वेश्चन ट्राई करिए, ट्राई कर लिए जितने का क्वेश्चन आपको लगता है, क्वेश्चन देख कर देखना, देखो आप इसमें देखो बहुत सारी आ रही है, क्वेश्चन पहले देख लेना। अभी मुझे कॉन्सेप्ट और कराना है, इंटर डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन, ठीक है, आपस में डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट ट्रांजेक्शन होती है, तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बताना है। आज की क्लास को यहीं समाप्त करूंगा, एक कॉन्सेप्ट सिखाया, उसके ब्याह पर एक क्वेश्चन कराया, बेसिक क्वेश्चन, ये बेसिक क्वेश्चन था दोस्तों। अब इस पे जो क्वेश्चन आएंगे थोड़ा और लेवल के आएंगे, टोटल हमें डिपार्टमेंट के अंदर 13 क्वेश्चन करने हैं। देखो यहां से गिनते चालू करो, एक कर दिया, दो, अच्छा दो के बाद सीधा 4 आ गया, चलो बीच में गायब हो गया लग रहा है, चलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 क्वेश्चन है, टोटल 13 क्वेश्चन हमें करने हैं इस क्वेश्चन के अंदर, इस चैप्टर के अंदर। एक क्वेश्चन कर लिया, 12 और बचे, ठीक है। थैंक यू, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।